जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। साथियों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दर्जनों बहालियां जो है करवाती है। बट आप लोगों को आज के वीडियो में ये जानकारी मिलेगी कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है। चयन आयोग जो है, झारखंड का जो कर्मचारी चयन आयोग है, ये किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करता है। जब भी कोई परीक्षा अगर एक से अधिक शिफ्ट में होता है या फिर एक से अधिक पालियों में होती है, तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन कैसे अपनाया जाता है, चाहे ऑफलाइन चाहे जो है आपका सीबीटी माध्यम से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, उसका मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है, जो आयोग जो अपना नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, उसे जो अपने साइट पे जो डाल के रखी है, उसे मैं डाउनलोड करता हूं। तो देख पाइए कि यहाँ पे देखिए, ये जेएसएससी का साइट से ही हम यहाँ डाउनलोड करेंगे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। यहाँ हमने क्लिक किया और यहाँ पे सामने में ओपन कर लिया। ठीक है, ये रहा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। अब आपके सामने हमने इसलिए इसको डाउनलोड किया है ताकि आप लोग को यकीन हो सके कि हमने साइट से ही, जो ऑफिशियल साइट है उसी से डाउनलोड किया है। चलिए, तो ये रहा जो है आपका पीडीएफ, नॉर्मलाइजेशन पीडीएफ। अब आपको हम बताते चले कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप जो है सहायक आचार्य की भर्ती हो, जिसमें कि आपका 1 to 5 और 6 to 8 टीचर की जो भर्ती होती है, या फिर पीजीटी की जो भर्ती हुई है झारखंड में, उसमें भी यही फॉर्मूलाज को अपनाया गया नॉर्मलाइजेशन स्कोर देने के लिए। सहायक आचार्य का जो रिजल्ट आएगा उसमें यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। झारखंड जेएसएससी जेई का जो भर्ती हुआ जूनियर इंजीनियर, तो उसमें भी यही हुआ, डिप्लोमा वाला। टीजीटी टीचर का जो हुआ उसमें भी यही। अब झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है आपका अनुदेशक भर्ती, उसमें भी यही फॉर्मूलाज अपनाए जाएंगे। लेडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसमें भी यही अपनाया जाएगा। लैब असिस्टेंट में भी यही अपनाया गया, और इसी तरह से जितनी भी बहालियां हैं और जो एक से अधिक शिफ्ट में होंगी, उसमें यही फॉर्मूला जेएसएससी अपनाती है। तो जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन रूल देखिए क्या है। तो यहाँ पे आप देख भी पाइएगा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में अगर होता है एग्जामिनेशन, तो उस केस के लिए मान लीजिए कि मल्टीपल दिनों में होता है, कभी कभी तो 15 दिन 20 दिन तक एग्जाम चलता है सेम पेपर का, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है फॉर्मूला को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ जो है सामने में आंकड़ा भी लिया है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना ताकि आप लोग समझ पाइए। ऑल्दो यहाँ पे आप देखिएगा कि गजब का वेरिएशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में जैसे देखिएगा, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह सब दिया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है ये फॉर्मूला है, बट कुछ हद तक आपको मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ समझिए, जैसे सबसे जो पहले है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ देख पाइएगा, यहाँ कह रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक बैच है। ठीक है, कोई एक दिन मान लीजिए कि अभी हम मान लेते हैं कि आज जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 सितंबर, तो मान लीजिए कि 6 तारीख कल के डेट में कोई एग्जाम हुआ है, और फिर 7 को भी होगा, 8 को भी होगा। अब उस बैच में मान लीजिए कि यहाँ पे एक एन कैंडिडेट्स बैठे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कह ले कि 5 कैंडिडेट्स एग्जाम दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, x1 कैंडिडेट एक हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, फिर x4 हो गया, x5 हो गया, इस तरह से 5 कैंडिडेट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अभी होगा, बैच मीन। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है नॉर्मलाइजेशन के लिए, बैच मीन निकालना पड़ता है। बैच मीन क्या हो गया, जो कैंडिडेट x1 था वो कितना स्कोर किया, यहाँ लिखिए। फिर x2 कितना स्कोर किया, दूसरा लड़का, तीसरा, चौथा, पांचवा लड़का, ये सारे लिख करके जोड़ दीजिए सबको, और n से डिवाइड कर, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, देखिए यहाँ पे हमने 4 लिया। बैच 1 में मान लीजिए 4 स्टूडेंट बैठे थे, 40 नंबर लाया है पहला वाला, दूसरा वाला 50 नंबर लाया कैंडिडेट, तीसरा 60 नंबर लाया, और चौथा जो है 70 नंबर लाया। तो बैच मीन क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ देंगे और 4 से भाग लगा देंगे, है कि नहीं। 4 से हमने यहाँ भाग लगाया क्योंकि 4 कैंडिडेट है, तो कितना हो गया, बैच मीन कितना हो गया, 4 से भाग 55 हो गया बैच मीन। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे जो है पीडीएफ में दिया गया है, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा समझने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि देख पाइएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला स्टेप नंबर 2 में क्या है, रूट ओवर, पहले रूट रहेगा, उसके बाद फिर जो है x1 मतलब कैंडिडेट 1 का मार्क्स माइनस बैच मीन, जो बैच मीन यहाँ से निकाला गया स्टेप 1 से, ठीक है, का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर प्लस कैंडिडेट 2 का स्कोर माइनस बैच मीन का होल स्क्वायर, इसी तरह जितने लड़के हैं डिवाइड बाय n, डिवाइड बाय ये टोटल n मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जैसे कि
देख पाइएगा कि जो पहला कैंडिडेट था, इंक चेंज कर देते, देखिए ये जो पहला कैंडिडेट कितना नंबर लाया है, 40 नंबर लाया, तो यहाँ 40 हमने लिख दिया। अब माइनस कितना, 55, बैच मिन से 55 कर दिया का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे 50 नंबर लाया है, ठीक है, 50 नंबर लाया ना दूसरा कैंडिडेट, यहाँ पे 50 माइनस जो बैच मीन है कर दिया का होल स्क्वायर। इसी तरह से तीसरा का चौथा का करके डिवाइड बाय 4 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एन का कितना है, चार लड़कों ने एग्जाम दिया, एन का एन का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब पूरा का रूट, ठीक है, पूरा का स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया कितना आया, 11.18032। इस तरह से निकल गया क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी काम आएगा आगे में। उसके बाद फिर जेड स्कोर निकालना पड़ता है। जेड स्कोर जो है इंडिविजुअली देखिए एक एक करके निकलेगा, जैसे कि जेड वन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखिए लड़का ने कितना नंबर लाया है, 40, तो यहाँ लिख दिया हम 40 माइनस 55 क्या हो गया, ये वाला जो आपका बैच मीन है 55 कर दिए, और डिवाइडेड बाय क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 11.180 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने भाग लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ गया वैल्यू, माइनस 1.3416, इस तरह से आ गया। इस तरह से Z2 निकालेंगे, जेड स्कोर सेकंड कैंडिडेट का निकालेंगे तो यहाँ 50 होगा, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 55 और डिवाइड बाय SD। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा, यही है, ये जो है वो 11.8, इसका समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। उस तरह से Z3 जितने भी स्टूडेंट हैं उसका अलग अलग जेड स्कोर निकलेगा, ठीक है। तो 60 तीसरा स्टूडेंट लाया है 60, इसका 60 माइनस 55 और SD, इस तरह से करेंगे वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे एक में इस वाले माइनस वैल्यू आया, जिसमें माइनस होगा उसमें 1 से माइनस किया जाएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको जब QZ निकालेंगे। तो ये समझ में आया, जिसमें प्लस है प्लस जिसमें आएगा, जैसे ये माइनस आया, इसमें तो वैल्यू करेंगे क्या होगा, 60 माइनस 55 तो प्लस में आएगा ना, तो प्लस वाले में कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ PDF में, देखिए ये चीज आप समझ गए। स्टैंडर्ड 3 चीज हमने बताया आपको, बैच मीन बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया और जेड स्कोर बताया। ये तीन चीज तो समझ में आया आपको, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आया होगा तो आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। तो यही चीज यहाँ पे स्टेप किया गया था। स्टेप 1 किया गया है, बैच मीन निकाला गया, उसके बाद फिर यहाँ स्टेप 2 में जो है बैच स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया है, उसके बाद फिर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया जैसे हमने बताया, और उसके बाद स्टेप 3 में देखिए जेड स्कोर निकाला गया है। जेड स्कोर निकाला गया जैसे हमने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके, और फिर QZ। उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, स्टेप 4 जो है QZ का ये एक्सप्रेशन दिया है, और उसका देखिए यहाँ पे वैल्यूज भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो T देख रहे हैं आप, T का कैसे वैल्यू निकलेगा, 1 बाय यहाँ पे जो है 1 प्लस B0 Z करके निकालेगा। तो B0 का वैल्यू ये है, सिर्फ B1 है, B2 है, B3, ठीक है। तो ये सब दिया गया है, इसमें आपको ज्यादा अब इसमें नहीं सोचिए कि कैसे ये निकला, बट हाँ इसमें तो इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा, ऐसे आप लोग लेकर के और अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना होता है कि स्टेप 5 जो है आपको स्केल्ड स्कोर निकालना पड़ता है स्टूडेंट का। स्केल्ड स्कोर क्या हो जाएगा, M है हमारा फुल मार्क्स जैसे जितना भी है, जैसे 120 या फिर जो है आपका 300 या फिर 360 या फिर 200 नंबर, जितना भी है फुल मार्क्स हो गया, ठीक है। तो अब जो है जो आपका ये आया QZ जो आया, QZ जो भी स्टूडेंट का आएगा उसमें फुल मार्क्स को हम लोग गुना कर देंगे, तो कैंडिडेट का स्केल्ड मार्क्स मतलब कि नॉर्मलाइज स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। फुल मार्क्स जैसे मान लीजिए 200 है, 200 गुना, मान लीजिए किसी को आ गया QZ जो भी वैल्यू आएगा उसको गुना कर दीजिए, और वही जो आएगा उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तहत समझाया गया, इस एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है। अभी तो हमने जो बताया वो सब तो आप समझ ही गए, बट यहाँ पे अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे कितना वेरिएशन हो जाता है। थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको भी ताज्जुब हो जाएगा, यार इतना वेरिएशन होगा तो क्या हाल हो जाएगा लोगों का। देखिए यहाँ हालांकि ये झारखंड JSSC का ही ये रूल है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल में फुल मार्क्स जो रखा है, किसी एग्जाम है कोई एग्जाम में 200 मार्क्स रखा है फुल मार्क्स, ठीक है, समझ में आया। कितना रखा है यहाँ पे, 200 रखा है फुल मार्क्स। उसके बाद बोल रहा है कि 2 बैच में हुआ है एग्जाम, कितने बैच में हुआ है, 2 बैच में, और हर बैच में कितने लड़के थे, 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए बैच 1 अब बैच 2, इसमें A1 A2 A3 A4 A5 टोटल कितने हो गए, 5 कैंडिडेट किसमें, बैच 1 में, और इसी तरह से बैच 2 में B1 B2 B3 B4 B5 5 कैंडिडेट, ठीक है, बैच 2 में। अब देखिए ये लोग कितना नंबर लाया, तो A1 है वो लाया है, जो A1 कैंडिडेट है वो 123 नंबर लाया है 200 में, A2 लाया है 158, ये सारा रॉ मार्क्स है, ये क्या है, ये रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स। उस तरह से ये भी जो है रॉ मार्क्स है, हाँ, लेकिन अभी नॉर्मलाइज निकाला जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखिए A3 186 लाया है, और A4 92 A5 105, इसी तरह से B1 जो है इतना 118 ऐसे करके लाया है 200 में। अब जो है बैच 1 को पहले कंसीडर किया जा रहा है। अब बैच 1 को पहले समझिए, ठीक है, बैच 1 इसका हम लोग अभी बात करेंगे।
तो बैच का जो मीन स्कोर होगा वो कितना होगा, ठीक है। बैच का जो मीन स्कोर होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हमने जैसे भी बताया था, बैच का मीन स्कोर करने के लिए ये वाला वैल्यू, ठीक है, 123 प्लस 158 प्लस 186 प्लस 19 प्लस 92 प्लस 105, तो समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, हमने किया हुआ था यहाँ पे दिखाएं, हाँ 664। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पांचों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 664 हो जाएगा, और डिवाइड बाय एन, तो 5 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 132, ठीक है, कितना आ जाएगा 132। तो वही चीज यहाँ पे देखिए 132.8, तो वही बैच मीन कितना आ गया 132.8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम किया गया है, कैसे आया ये वैल्यू समझ में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे आ गया समझ में आया बैच मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया था अभी, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रूट लगा करके वैल्यू, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो रूट वगैरह लगा करके, जो ये एग्जांपल हम लिए थे बैच 1 बैच 2 ये सब का, बैच 1 में ये स्कोर हम 4 लेके चले थे, तो इस तरह से समझाए थे, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्मूला से लगाया, उसी तरह से यहाँ भी ये लोग भी जो पीडीएफ में दिया हुआ है उस हिसाब से बैच डेविएशन लगा दिया, ठीक है। बैच डेविएशन हो गया 34.63, ठीक। ये अलग अलग बैच के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए अब A1 कैंडिडेट के लिए जो है, यहाँ पे A1 कैंडिडेट का अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो नॉर्मलाइज मार्क्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को अभी आपको बताया था जेड स्कोर निकालना पड़ेगा, जैसे Z1 कैंडिडेट इसका A1 का निकलेगा Z1, तो इसमें जो है जेड स्कोर कैसे करेंगे, आपका जो स्कोर लाया है, ठीक है, 123 नंबर लाया था 123, उसके बाद फिर बैच मीन से माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड 34 जो है समथिंग, उसको भाग लगा देंगे इससे, तो वैल्यू कितना आ गया -0.28293, इतना वैल्यू आ गया। अब जो कि यहाँ पे हमने बताया था कि माइनस अगर रहेगा टर्म में, जेड स्कोर अगर माइनस रहेगा तो उसको जो है क्यू जेड जब निकालिएगा तो 1 से घटाया जाता है, ठीक है। तो क्यू जेड का जो मान होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्योंकि z जो है 0 से छोटा है, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू इसका लेंगे क्या, प्लस में लेंगे, और क्यू जेड जब निकालेंगे तो क्यू जेड का फॉर्मूला अलग जो हम दिखाए थे, बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो फॉर्मूला, ये क्यू जेड का लगेगा फॉर्मूला। तो क्यू जेड का के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा क्यू जेड का। क्यू जेड जो निकलेगा उसमें क्या होगा, देखिए ये रहा क्यू जेड, ठीक है। और क्यू जेड कैसे आएगा, उसको 1 से घटाने के बाद आता है। तो क्यू जेड का मान देखिए इस कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट 1 के लिए कितना आ गया 0.3886153 आ गया, ठीक। अब जो है आप स्केल्ड स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर A1 का निकालेंगे, कैसे हम लोग, तो फुल मार्क्स इनटू क्यू जेड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, A1 का जो फुल जो नॉर्मलाइज स्कोर हो गया फुल मार्क्स M, ठीक है, और गुना क्यू जेड, है ना। क्यू जेड यहाँ पे क्यू लिख रहा है, या इसको फाइ बोलिए आप, ये ज्यादा बेटर रहेगा, फाइ जेड कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 200 नंबर का ये परीक्षा का एग्जाम्पल लिया है, ऊपर में देखिए यहाँ पे 200 फुल मार्क्स लिया है, ठीक। और ये कैंडिडेट का आया कितना, आपका क्यू जेड का मान कितना आया, इतना आया, ठीक है 0.33। इसको जब मल्टीप्लाई किया, देखिए 200 गुना 0.388 का समथिंग, ये वाला टर्म देखिए, ये जो गुना किया तो कितना इसका स्कोर आ गया 77.72 आ गया। तो आपने देखा कि ये जो कैंडिडेट A1 था, अब इसका नॉर्मलाइज स्कोर जो है, नॉर्मलाइज स्कोर वो कितना आया 77.72, और ये लड़का जो है एक्चुअली में कितना लाया था 200 में, तो 123 लाया था, 123 लाया था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर इसका कितना हो गया 77 दशमलव, तो यहाँ हम लिख भी देते हैं, दूसरे पेन से ऐसे लिख दें यहाँ पे, तो इसका नॉर्मलाइज स्कोर क्या हो गया 77.72 हो गया, ठीक है। अब इस 77.72 में उनका मेरिट बनेगा। चलिए अब दूसरा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देखिए A3 कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा है। A3 कैंडिडेट यहाँ है भाई, कितना नंबर लाया है 186 लाया है, तो इसका जेड स्कोर कैसे निकालिएगा, वही 186, चूंकि 186 लाया है, और माइनस 132.8, यही बैच मीन से माइनस कर दीजिए, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो था हमारा, ठीक है, इससे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में भाग लगा देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जेड का जो वैल्यू है, जेड स्कोर जो है इस कैंडिडेट का, A3 कैंडिडेट का, देखिए माइनस में नहीं है, यहाँ तो माइनस में था, लेकिन इसका माइनस में नहीं है, कितना है वैल्यू प्लस में है, 1.535 ऐसे समथिंग है। तो इस केस में देखिए क्यू जेड जब सॉल्व किया गया तो कितना आया वैल्यू 0.9373, ठीक है क्यू जेड। तो यहाँ पर A3 का जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ वो कितना होगा M इंटू फाइ जेड, तो M का वैल्यू तो 200 है, और जो ये वैल्यू आया क्यू जेड कितना आया, इतना आया 0.937719, इसको सॉल्व किया तो 187.54 आ गया, देखिए जो कि ये रहा, ठीक है। तो इसका देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो A3 का जो नॉर्मलाइज स्कोर आया कितना 187.54, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना अंतर पड़ गया,
ठीक है। अब देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो थोड़ा सा आश्चर्य उतना नहीं होगा क्योंकि 186 था तो 187 ही हुआ, बट बैच 2 की अभी हम एग्जांपल अभी आपको देंगे, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये बैच 2 का भी एग्जांपल थोड़ा समझिए। ये रहा बैच 2, ठीक है। यहाँ पे बैच 2 का बैच मीन जो निकालेंगे तो 100 आ रहा है। क्यों आ रहा है 100? क्योंकि आप जब इसको जोड़िएगा 118, 107, 93, फिर 100 और 82 सबको जोड़ करके जब आप भाग लगाइएगा 5 से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई वैल्यू आया, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वही आ जाएगा, आपका बैच मीन हो जाएगा, है ना। तो बैच मीन कितना आया है यहाँ पे? 100 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैच स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल इसी प्रोसेस से, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमने जो बताया था अभी, स्टैंडर्ड डिविएशन यही रूट वाला मान से लेकर के ये जो एक एक लड़का का जो है नंबर बैच मीन से घटाया करके स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस, फिर एक लड़का, फिर जो है दूसरा लड़का का स्कोर कितना है उसका फिर बैच मीन से घटा करके होल स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सॉल्व करके निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है उसी तरह से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिविएशन देख पा रहे आप इस सेकेंड वाले के लिए, ठीक है। बैच 2 के लिए कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन? आ गया 12.21, ठीक है, इस वाले बैच के लिए इसका बात हो रहा है अभी। अब जो है देखिए यहाँ पे अब निकाल रहा है क्या? बी, फॉर एग्जांपल B4 के लिए अब हम लोग अगर कंसिडर करें तो B4 कौन है? देखिए ये है, 100 नंबर लाया है ये लड़का, ठीक है, 100 नंबर लाया है 200 अंक में। अब इसका क्या होगा? देखिए जेड स्कोर कैसे होगा? जेड स्कोर जाहिर सी बात है क्योंकि जो लड़का स्कोर किया वो भी 100 लाया है और बैच मीन भी कितना आ गया? 100 आ गया। बैच मीन कितना सॉल्व करने पाए? 100 है, तो इसको घटाएंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो वैल्यू कितना? 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो है हमारा फाई जेड जो हो गया जीरो, जब होगा तो 0.5 लिया जाएगा, ठीक है। जब जीरो होगा उस केस में कितना लिया जाएगा? 0.5 लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव, कोई वैल्यू नहीं आया। तो यहाँ पे जो हमारा जेड चूंकि जीरो हो गया इस वजह से फाई जेड का मान आ जाएगा 0.5। अब यहाँ पे देखिए स्केल्ड स्कोर फॉर B4 मतलब कि नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो कितना हो जाएगा? 0.5 मतलब कि फाई जेड इंटू आपका 200 मतलब फुल मार्क्स, इसको सॉल्व कीजिएगा 100। तो इस केस में ई कैंडिडेट का जो है 100 का 100 ही रह गया, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा कि ये जो कैंडिडेट थे जो कि B4 वाले थे, इनका नॉर्मलाइज स्कोर क्या रह गया? B4 में देखिए इनका रॉ मार्क्स भी 100 ही था और नॉर्मलाइज स्कोर भी इनका कितना रह गया? 100 ही रह गया नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 3 एग्जांपल दिखाया गया। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे तो B1 कैंडिडेट के लिए, ठीक है। B1 कैंडिडेट देखिए ये रहा B1 कैंडिडेट, कितना लाया है? 118 नंबर लाया है ना, 118। अब 118 नंबर जो लाया है देखिए उसका क्या डिफरेंस होगा। तो 118 जो लाया है उसका जेड स्कोर जब निकाला गया है, ठीक है, उसका जेड स्कोर, तो 118 माइनस 100 क्योंकि बैच मीन से तो घटाना ही होगा, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वैल्यू कितना आया? 1.47, ठीक है। इस वाले केस में इसमें तो कोई 1 से आपको घटाना उठाना है नहीं क्योंकि जेड जो है पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपका फाई जेड जो निकला है कितना? 0.929709 आ गया। इस केस में फाई जेड जो वैल्यू आया तो स्केल्ड स्कोर जो B1 आया हमारा, ठीक है, B1 जो वैल्यू आया वो कितना होगा? m इंटू जेड स्कोर, तो m 200 है और जेड स्कोर 0. ए वैल्यू जेड स्कोर कह रहे हैं मतलब कि फाई जेड, m इंटू फाई जेड, तो फाई जेड कितना? 0.9297, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्कोर देखिए कितना आ गया? 185.94, देख रहे हैं 185.94 इस कैंडिडेट का हो गया स्कोर। और इनका था कितना भाई? इनका था 118, कितना था? 118 था और इनका स्कोर कितना हो गया? 185.54 हो गया, समझ रहे हैं। 118 ला करके इनका स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो गया? नॉर्मलाइज स्कोर 185 हो गया, ठीक है। अब लास्ट केस जो यहाँ कंसिडर किया गया उसको भी समझ लीजिए। अब एक कैंडिडेट B3 लिया है, B3 कैंडिडेट का देखें यहाँ कितना स्कोर लाया था, B3 लाया है 93 नंबर लाया, 93, ठीक है। अब 93 का देखिए क्या हो रहा है, इसका जेड स्कोर जो निकलेगा 93 माइनस 100 हो जाएगा, और जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन से भाग लगा देंगे, इस वाले टर्म को पूरा करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा माइनस में आएगा 0.57। तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे जेड जो है छोटा है जीरो से, तो इस केस में हम लोग जो है जेड का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो माइनस हटा करके वैल्यू इतना हो जाएगा जेड का, और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे फाई जेड को, उस हिसाब से निकालेंगे तो इसका मान आ जाता है कितना? फाई जेड का जो वैल्यू आ जा रहा है देखिए 0.2832 आ जा रहा है फाई जेड। इसको सॉल्व कीजिएगा B3 तो 200 फुल मार्क्स गुना फाई जेड, इसका मान आ गया कितना? 56.65, ठीक है। कितना आ गया B3 का? 56.65 आ गया इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। कितना हो गया भाई? 56
56 इसको फिर से लिख देते हैं, 56.65 नॉर्मलाइज स्कोर हो गया। तो आपने यहां पे क्या देखा? ठीक है, अब चलिए कंक्लूजन देखते हैं यहां पे थोड़ा सा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग बैच में हुआ है एग्जाम, 2 बैच में लिया गया था और इसको इस फॉर्मूला से जब सॉल्व किया गया तो यहाँ पे हमने देखा कि बैच 1 जो था उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि कोई A3 का कैंडिडेट देखिए 186 भी ला रहा है और A4 कैंडिडेट 92 भी ला रहा है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोई 158 भी ला रहा है, कोई 123 भी ला रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सेट होगा माइट भी जो है ये बैच 1 का जो होगा वो ईजी बैच रहा होगा, उसमें क्वेश्चन आसान सब में भी आया हो। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस केस में क्या हुआ है कि देखिए जो हायर जो मार्क्स लाए हैं उनका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन जो है जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 123 नंबर ला करके भी इनका देखिए कितना घट गया। ठीक है, अब देखिए बैच 2 में बात करेंगे तो इसमें देखिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया है, जो भी लाया है 60-70% जैसा ही मार्क्स लाया है या 50% जैसा मार्क्स लाया है। ठीक है, तो इसका जब स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकला है तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा इसका वैल्यू कितना है, कम है। देखिए पहला का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया था, यहाँ पे हम आपको दिखा दें, पहला बैच का जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है वो आया है 34.63। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लाया है, मार्क्स लाया है, कोई बहुत छोटा भी लाया है, 92 भी लाया है। लेकिन इस वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन 12.21 आया है। बैच 2 में देखिए 12.21 आया है, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि मार्क्स वेरिएशन ज्यादा नहीं है, मतलब नेक टू नेक कंपटीशन लोगों के बीच है। ठीक है, और दूसरी बात है कि दूसरे के कंपेयर में इस वाले बैच 1 में जो एग्जाम हुआ शिफ्ट में, उसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा आसान टाइप का था, इस वजह से लड़के यहाँ ज्यादा स्कोर कर लिए। लेकिन इस वाले में क्वेश्चन चूंकि हार्ड आए होंगे, इस वजह से लड़के अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। 200 में मात्र 18 सबसे हाईएस्ट गया है, इस वजह से यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन कम गया है। देख रहे हैं 12 हो गया, और ये लड़का 118 नंबर ला के देखिए कितना इसका नॉर्मलाइज स्कोर बन गया, 185 के आसपास बन गया। मतलब ये A3 के बराबर पहुंच गया। A3 का कितना नंबर 186 है। ठीक है, 186 रॉ मार्क्स था, लेकिन इसका कितना बन गया, 187 नंबर इसका बन गया नॉर्मलाइज। ठीक है, तो ज्यादा अब 200 तो लेकिन नहीं निकल जाएगा, है ना? तो 187 का 186 187 के आसपास ही रहा। लेकिन ये लड़का जो बैच 2 का था, इसका नंबर कितना बढ़ा दिया देख लीजिए, 118 से 185 नंबर इसको कर दिया। ठीक है, बट यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो 93 वाले का देखिए कितना घट के हो गया, समझ रहे हैं? 93 वाले का देखिए घट करके 56.65 हो गया मात्र। सोचिए, तो सोच रहा होगा कि चलो मेरा हो जाएगा, लेकिन कितना गिर गया इसका, लड़का का हुआ नहीं। ठीक है, बट ये वाला कैंडिडेट सोच रहा होगा कि अरे 118 में मेरा होगा नहीं होगा, और यहाँ पर देख पाइएगा कि इसका नंबर आ गया है 185 और इसका हो गया। समझ रहे हैं? तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेला है, इसमें सब बहुत कुछ फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट हुआ है उसमें किस तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछा है, और आपके जो बैच थे उसमें किस कैटेगरी के लड़के थे, मतलब एवरेज टाइप के लड़के थे, पुअर थे या मिक्स थे। मिक्स रहेंगे तो फिर वही जो है मिक्स अगर रहेंगे तो कोई बहुत ज्यादा हाई होगा, ये वाले तो सीन बनेगा बैच 1 वाला। और मान लीजिए सब एक जैसे स्टैंडर्ड के लड़के हैं, मतलब कि एवरेज टाइप के, तो इसी टाइप का स्कोर करेंगे। उस केस में मान लीजिए जो सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेगा उसका सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ेगा, मार्क्स तो सबसे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इस बैच 1 के भी करीब करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें 118 185 के बराबर हो गया, और यहाँ पे 186 ला करके 187 के आसपास, मतलब कि इसको टक्कर दे दिया। मतलब इस लड़के का A3 का होगा तो जाहिर सी बात है B1 का भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात आया समझ में? तो ये होता है फंडा। अब जो है यहाँ पे नेगेटिव आपने कितना किया नहीं किया वो इसमें मैटर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव का यहाँ कहीं कोई फॉर्मूला में कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें तो कहीं ना कहीं आपको ये तो जरूरी हो जाता है ना कि मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में अगर आपने 30 क्वेश्चन गलत कर ही दिया तो जाहिर सी बात है 70 नंबर में भी यहाँ पे 1/3 रहेगा, 10 नंबर और घट जाएगा तो 60 नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 100 में आप 60 ला रहे हैं, और कोई लड़का अगर नेगेटिव नहीं कर रहा है, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है और वो 70 ले आया, एक भी गलती नहीं की, तो जाहिर सी बात है 60 से तो ज्यादा ही 70 है, और 70 नंबर है तो उनका जब नॉर्मलाइज स्कोर होगा तो कम से कम 60 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये बस बैच अलग अलग शिफ्टों में कंपेरिजन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई शिफ्ट हार्ड है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला शिफ्ट इजी था, ये वाला शिफ्ट हार्ड था, तो हार्ड वाला शिफ्ट में देखिए मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो बढ़िया नंबर लाए, जो कम नंबर लाए उनका घटा भी है, लेकिन जोर का घटा है, बहुत ज्यादा घट गया है। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है कि ठीक है भाई, ये हार्ड वाला बैच था, हार्ड वाला बैच में आपने बढ़ाया तो अच्छा बढ़ाया, लेकिन किनका बढ़ाया है? जो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं, जो 118 लाए हैं 200 में, उन्हीं का बढ़ा दिया आपने। लेकिन जो 93 लाए हैं वो भी तो ज्यादा नंबर तो पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, लेकिन उनका आपने कितना घटा दिया,
इस देखिए 93 था तो इनको भी तो कम से कम जैसे इनका 85 बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन इस बैच में हार्ड था तो 93 वाले को भी बढ़ाना चाहिए था, ये घटना तो नहीं चाहिए था भाई। बट अब क्या कहा जाए, अब जेएसएससी का इस तरह का रूल है, ठीक है, घट गया है तो यहाँ पे घटा तो इस बच्चे को तो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, समझ रहे बात को। हार्ड क्वेश्चन भी इसको मिला और उल्टा नॉर्मलाइजेशन में घटा भी दिया। तो खैर यहाँ पे जो है जो चीज़ें थी और जो ये था उसको हमने समझाया है, और बाकी इधर और भी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा। बट ये जो है पूरा फंडा ऐसे ही चलता है, और जितने भी यहाँ पे भर्ती हैं, ठीक है, और जितनी भी भर्तियां आगे भी होंगी उसमें भी यही फॉलो होगा। जैसे सहायक आचार्य टीचर 1 to 5, 6 to 8 टीचर वाला, पीजीटी भर्ती जो कि आपका +2 वाला, उसके बाद जेएसएससी जे डिप्लोमा वाला जो था, या स्टेट लाइन इंस्पेक्टर वाला सब जो था, या फिर जो है यहाँ पे टीजीटी की जो भर्ती 2016 में जो हुई थी, और फिर जो और भी होगा आगे, और फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर अनुदेशक भर्ती, लेडीज सुपरवाइजर हो गया उसमें भी, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में होगा, लैब असिस्टेंट, ये सब भी, और भी इसके अलावा भी और सब भी एग्जाम है उन सब में भी, ठीक है। तो इसे यही होगा आपका जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन रूल, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइए क्या राय रखते हैं, और यहाँ तक जो वीडियो देख ली है मेरे समझ से एक लाइक तो जरूर बनता है कि आप एक लाइक कर दीजिए, और किस जिला से आप वीडियो देख रहे हैं या किस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कीजिए। और ये जो रूल है ये 2017 से ही झारखंड में लागू हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, और भी तमाम जो है अपडेट्स चैनल पे मिलते रहते हैं आपको। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल एक बार विजिट भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।